सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है, आज़ादी मार्च की सूरत मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत पर जो भरपूर हमला किया था, इसमें इन्हें मुंह की खाना पड़ी है। दलील इसकी यह है कि इस्तीफे के मुतालबे, हुकूमत गिराने की धमकियां अब नर्म पड़ती जा रही हैं और JUI में अब प्लान B की बातें शुरू हो गई हैं। अफवाहें गर्म हैं कि जल्द इस्लामाबाद से रुखसती के फजाइल मौलाना की जुबान पर होंगे और नए हमले के लिए वापसी का ऐलान होगा। लेकिन एक ऐलान जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है, वो सरकारी गोरख धंधों में कहीं अटक सा गया है। यह ऐलान है नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुकूमती फैसला। लग यूं रहा है कि यह फैसला अरबाब इख्तियार के लिए मुश्किल बहुत हो चुका है। जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जा रही है। नैब ने गेंद वजारत दाखिला की कोर्ट में डाली तो वहां से इसे काबीना की तरफ रेफर कर दिया गया। अब खबरें हैं कि कल ECL पर काबीना की ज़ेली कमेटी मामले का जायजा लेगी, फिर कहीं जाकर नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा भी इस मामले पर दो ग्रुपों में बटे हैं। चौधरी सरवर कह रहे हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया जाए। फवाद चौधरी का कहना है अपने इलाज के काबिल अस्पताल ना बनवाने पर सजा के तौर पर नवाज शरीफ का इलाज यहीं कराया जाए। हुकूमती इत्तेहादी और सियासत के ज़ीरक चौधरी शुजात का मशवरा है कि सियासत की बजाय फैसले में जल्दी की जाए कि मुबादा इतनी देर हो जाए कि फिर अजाला मुमकिन ना हो। उम्मीद है कल तक फैसला शायद हो जाए। लेकिन एक और खबर भी गर्म हो रही है कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए, नवाज शरीफ पहले जाती उमरा थे तो अब जरदारी साहब, आसिफ जरदारी कराची मुंतकली के लिए कोशां हैं। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में मुंतकली जरदारी साहब की ख्वाहिश क्यों है? क्या बैरून मुल्क इलाज की कुंजी ज़ियाउद्दीन अस्पताल से इलाज में छुपी है? यह सिर्फ अफवाहें हैं या फिर हकीकत? इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब के पास ख़ास डिटेल्स हैं आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बारे में। ये आप सुनेंगे तो आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। यह आपने सेगमेंट ज़रूर देखना है। ज़ियाउद्दीन अस्पताल को आपने ईजी नहीं लेना। और बाबर डोगर साहब से भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब का मामला इतना अटक क्यों गया है, क्या वजह है इसकी। लेकिन पहले हम देखेंगे कि कौन क्या कहता रहा। असद खरल साहब, एक तरफ तो नून लीग ये कहती है जी हुकूमत देर कर रही है, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या दिहाइयों तक हुकूमत करने वाली नून लीग को नहीं पता कि ECL में नाम कैसे डलता है, इससे निकाला कैसे जाता है? ये प्रोसीजर बनाने वाले खुद इनको नहीं पता था कि ये लवाजमात होंगे, कोई 7 डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे कि ये हालत है, ये रिपोर्ट्स हैं, बोर्ड क्या कह रहा है? ये कोई शहनशाहियत समझे थे कि हम जिस तरह से मरीम साहिबा को हॉस्पिटल में आने की इजाज़त मिल गई उसी तरह से बस हमने कह दिया है कि वो बीमार है तो बस अब ECL से नाम गया और हम चले जाएंगे। किसका कसूर है ये कि अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब जा नहीं सके इलाज के लिए? सब कुछ इनको पता है, लेकिन उसामा साहब, नून लीग जो है, नवाज शरीफ साहब जो हैं, आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब बेल का मामला आया तो शहबाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ साहब के साइन बाद में होते फिरे हैं। अभी भी नवाज शरीफ साहब जो है वो माशाल्लाह दस्तखत कर सकते हैं। दरख्वास्त उनकी जानब से नहीं गई, ये देखते रहे ज़रा, दरख्वास्त जा रही उनके भाई की जानब से। और कल भी जो वजारत दाखिला ने बुलाया वो शहबाज शरीफ साहब को, उनके या कोई रिप्रेजेंटेटिव, और डॉक्टर अदनान को बुलाया। एक तरफ नवाज शरीफ साहब के हवाले से तैयार थी, तमाम खबरें आ रही थी कि जी अब उनको टिकटें ले ली, आलमोस्ट सारी चीज़ें तय हो चुकी थी कि पीर को रवाना हो जाएंगे। उसके बाद हुआ क्या अचानक, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बारहा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने और दीगर जो डिवीज़न बेंच के जज साहबान ने कहा कि अगर हुकूमत ने डील करनी है या डील की है तो हम अपने कंधे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम 4 हफ्ते की, वो भी इस बुनियाद पर कि जो कि सरकारी बोर्ड है, सरकारी डॉक्टर है, पंजाब हुकूमत ने बनाया था, चूँकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि इनकी हालत तशवीशनाक है, इस बेस पे हम उनको तिब्बी बुनियादों पर ये 8 हफ्ते की बेल दे रहे हैं जी। साथ उन्होंने पूछा भी कि उनका नाम तो ECL में है, तो इस हवाले से सवाल भी उठाया गया वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे हुकूमत ने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया, वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर जाशाब साहब ने एक दिन कहा कि उनका नाम शायद नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि नैब ने डाला है। नैब नहीं डाल सकता,
नैब के तो एक सफार रिक्वेस्ट करता है वजारत दाखिला को, आगे पूरी कैबिनेट है, सारा एक नया प्रोसीजर, क्योंकि पहले ये नहीं था इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उससे पहले ये प्रोसीजर नहीं था। जिसका दिल चाहती थी हुकूमत BCL में नाम डाल देती थी, जिसका चाहती थी निकाल देती थी। सही। अच्छा, अब मामला वहां पे हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हर बंदा दूसरे की कोर्ट में बॉल फेंकने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत चाह रही थी कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं, लेकिन कोर्ट के ऊपर आ जाए, हमारे ऊपर ना आए। कोर्ट ने अदालत ने भी ये कहा कि अगर ये बाहर जाना ही है तो हुकूमत भेजे उनको ताकि एक्सपोज हो। हुकूमत ने जब ये बात की तो उन्होंने नैब की कोर्ट में बाल फेंक दी जी। नैब ने आगे से जनाब तो जवाब दे दिया कोरा, उन्होंने कहा हम तो नहीं कहते, उन्होंने मुखालफत कर दी। अब उन्होंने जब मुखालफत कर दी, वजारत दाखिला नैब के ऊपर फेंका, नैब ने फिर वापस फेंका, उन्होंने आगे वजारत कानून की कोर्ट में जो बॉल है वहां पे भेज दी। अब कल सब कमेटी का इजलास है जो एज पर अभी जो सेट प्रोसीजर है ECL में नाम डालने और निकालने के वाले तो कल लगता है कि कल वो कमेटी बैठेगी और कमेटी के अंदर होना क्या है, क्या प्रोसीजर है। डोगर साहब के पास आज इतनी जबरदस्त खबरें हैं, अगर वो पूरी बता दे ना तो फिर तो सारी कहानी अभी सारे सामने। बाबर डोगर साहब, ये क्या वजह है दस्तखत शहबाज शरीफ साहब के होते हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं करते? ये इसलिए तो नहीं कि कल को फिर लोग दिखाएंगे देखे जी आप खुद ये दस्तखत करके गए थे, हुकूमत से कहा था कि मुझे जाने दिया जाए, वो फिर आपको पता है वो पिछली डील का फिर किस्सा आ जाता है, या ये अना का मसला है? ये मामला क्यों इतना अटका हुआ है? उसामा साहब, ये सब कुछ ड्रामा किया जा रहा है, सारी कौम के साथ ड्रामा किया जा रहा है। मियाँ साहब की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट अवाम के साथ शेयर नहीं की गई। देखें, जब डॉक्टर अदनान चाहते हैं तो वो चुगताई लैब की और दूसरी जो थी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट शेयर कर देते हैं जी। वो रिपोर्ट सारे मीडिया को शेयर कर आप तो सारे मामले को मशकूक बना रहे हैं बाबर साहब। यानी वो जो बोर्ड बैठा है उसकी रिकमेंडेशन है, वो कह रहा है कि जी इनको सर कोई एक मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड ने आपके साथ शो की हो, कोई एक मेडिकल रिपोर्ट? वो तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरी रिपोर्ट्स ना दिखाई जाए, सिर्फ कोर्ट को दिखाई गई, कोर्ट के आगे स्टेटमेंट दी गई। उसके अलावा अब मियाँ साहब जो हैं उनको श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स नहीं लेके जाया गया, उनको घर लेके चले गए हैं। ये बात घर में जाकर उनसे ये कहा जा रहा है कि जी उनका बड़े इंटेंसिव केयर यूनिट में है, वहाँ पर बड़ी देखभाल हो रही है, मरियम के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद आप देखें तो जो मरियम है उनको जनाब बगैर किसी कानून के रातों रात जनाब वहाँ से उठाया जाता है, जाकर मियाँ साहब के पास तीमारदारी के लिए उनको भेज दिया जाता है। तो असल चीज़ ये है कि कौम के साथ तो कोई चीज़ शेयर नहीं की गई, कौम के साथ तो सिर्फ ज़ुबानी चीज़ें आ रही हैं। डॉक्टर अदनान की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मियाँ साहब अंदर पड़े हुए हैं, वहाँ पर ना उनकी कोई तस्वीर शेयर की गई, ना उनकी कोई रिपोर्ट शेयर की गई। आज फिर एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, उस बोर्ड ने जल्दी से अपनी रिकमेंडेशंस बना दी हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट को चली गई हैं। यही इससे पहले इसहाक डार थे, वो भी शदीद बीमार हुए, उन्हें जनाब इलाज के लिए लंदन लेके गए, वो उसके बाद फिर आज तक वापस ही नहीं आए। मियाँ साहब जो थे पहले बीमार हुए और उसके बाद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते का कि आप अपना इलाज करवाएं, 4 हफ्तों में उन्होंने अपना कोई इलाज नहीं करवाया जी। वो वहां पर जाती उमरा में बैठे रहे हैं और उसके बाद वापस आ गए। अब फिर बीमार हुए, अब फिर वो अस्पताल की बजाय जाती उमरा में चले गए हैं, वहां पर दिखा दिए गए जी एक कमरा है, एक कमरे के अंदर है, बड़े साहब बीमार है, बड़ी तबीयत खराब है। उसके बाद क्या प्लेटलेट्स हैं, क्या उनका मेडिकल बोर्ड है? अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर 14 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, सारे डॉक्टर्स के नाम शेयर हुए, नोटिफिकेशन हुआ। इस टाइम अभी मियाँ साहब का मेडिकल बोर्ड में कौन से डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, नहीं पता। क्या ट्रीटमेंट उनकी जा रही है, कौन से उनके कार्डियोलॉजी के डॉक्टर हैं जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, कौन से हेमाटोलॉजिस्ट हैं जो उनको ट्रीट कर रहे हैं? मुझे किसी एक डॉक्टर का नाम तो बताया। यही अनफॉर्चुनेट है कि जब बंदा चला, अब मियाँ साहब जाएंगे तो क्या गारंटी है कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? पहली चीज वो जा रहे हैं तो उनसे कुछ तो इस गारंटी में कोई जाती उम्र का घर ही उनसे लिखवा लें। अगर उनकी वालदा के नाम है तो उनको कहें जी लिख के दें, आप गारंटी दें कि आपका बेटा वापस आएगा। बाबर साहब, ये आपको शहनशाहियत तो नहीं है कि अदालतों से ये चीजें होती हैं, नैब से होती हैं,
ऐसे कैसे हो सकता है कि सर, अदालत लिख कर देके जाओ, अदालत एक अजीब मामला खड़ा हो जाएगा। जनाब 3 दफा का वजीर आजम है, आप उसका घर जो है ना और उसकी वालदा के नाम है, उसके तो यहाँ है ही कुछ नहीं। वो नवाज शरीफ साहब के आप डॉक्यूमेंट्स तो निकाले, वो कहते हैं जी मेरा तो 40 लाख का शेयर है। यही तो रोना है कि सर जिन्होंने अरबों रुपया लूटा उनके नाम ही कुछ नहीं है, उनके नाम ही कुछ नहीं है। वो जब बीमार होते हैं तो इमरान खान साहब क्या करें? उनके पैसे भी जो है जाकर बाहर नीलामी के लिए खड़े हो जाए, पैसे भी खोकर बराबर जाकर नीलामी के लिए खड़े हो जाए, अपने बंदे भेज दे बाकी वज़राकों के, जनाब ये घर नीलाम हो रहा है या ये लिख कर दो, हम वरना नहीं भेज सकते। ऐसा मुमकिन है? ऐसा कहीं कर सकता है कोई कि जनाब जब तक लिख कर नहीं देते तो हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे? डॉक्टर साहब के बारे में ये इतला थी जी, शदीद बीमार है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वो आपको पता है लंदन भाग गए, चल भी नहीं पाते थे, अच्छे खासे हैं, ठीक बेड से। यही बात डॉक्टर आसिम के बारे में की जा रही थी कि जी उनका बुरा हाल है, पता नहीं कौन कौन सी उनको बीमारियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि मियां साहब को बीमारी कोई नहीं है, लेकिन सारी इसरारियत जो रखी गई है ना सर, सारी पूरी नहीं हो सकता कि एक भी खानदान का आदमी रिपोर्ट शेयर कर दें। डॉक्टर इदनान जो है जाएं जाके शौकत खानम से, निमल से, आगा खान की लैब से उनकी रिपोर्ट शेयर की जाए। एक अस्पताल इस काबिल नहीं है पाकिस्तान में। आपको तो फवाद चौधरी पर हम कितनी तनकीद करते हैं खरल साहब, एक अस्पताल भी इस काबिल नहीं है पाकिस्तान में जहां पर मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके या जरदारी साहब का, इवन उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। तो ये कोई अस्पताल में फैसिलिटीज है ही नहीं जहां पर ये सब कुछ हो सके। इसका मतलब है पाकिस्तानी पाकिस्तान में जाती उमरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा हॉस्पिटल है जहां हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब को कोई मसला नहीं है। वहां पे डॉक्टर भी मौजूद है, वहां पे मशीनें भी हैं, वहां पे गैजेट्स भी हैं, वहां पे लैब्स भी हैं, अब सारे काम हो रहे हैं। पहले 4 हफ्ते भी वहां पे रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहना पड़ा कि जाती उम्रा में जब आपको हमने बेल दी तो सवाए इलाज के आपने हर काम किया, इलाज के अलावा आपने हर काम किया, सिर्फ इलाज से वो मुलाकातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुलाकातें वो कर रहे हैं। साहब मैं तो एक चीज कहता हूं कि कौम को असल चीज बताई जाए, कौम के साथ असल बताया। ये समझ नहीं आती आप दोनों की। आप समझ रहे हैं कि हुकूमत भी मिली हुई है, वो झूठ बोल रही है, नून लीग भी झूठ बोल रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट्स जाली है? नहीं, अदालत की आंखों में आपके ख्याल धूल झोंकी है दोनों ने मिलकर? क्या अदालत क्या रिपोर्ट अदालत के सामने पेश चल रहा है? सरकारी डॉक्टर साहब महकमे सारे एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। वजारत दाखिला जो है उससे अच्छा सर अगली खबर पर आते हैं। वजारत दाखिला जो है उसने लॉ डिपार्टमेंट पे डाल दिया है। लॉ डिपार्टमेंट ने तीनों बंदों को अब बुला के एक बात जरूर कौंसल जो नवाज का वकील है, उनका डॉक्टर, पंजाब गवर्नमेंट के जो बोर्ड है वो, पंजाब गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्रेटरी है वो, और उसके बाद नैब, इनके 4 बंदे तो पहले कह चुके हैं कि वो जनाब शदीद बीमार है, उनको बाहर जाना चाहिए। अगली खबर है हेल्थ सेक्रेटरी भी, मेडिकल बोर्ड भी, और उसके बाद नवाशी का वकील भी। नैब जो मर्जी कहते रहे, 4-1 से फैसला होना है और उसके बाद नाम कैबिनेट को वो रिकमेंडेशन, शाम को आप देखिए। ये आपकी बात मैं मान लेता हूँ, माजी ऐसा है कि शरीफ खानदान का जो भी बंदा बाहर गया दोबारा वापस नहीं आया, आप जितने मर्जी बुलाते रहे या कहते रहे जी हम इंटरपोल से आएंगे, वो सब खत्म। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो अब भी पुरुमीद हैं कि कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर प्लान बी की जरूरत क्यों पड़ गई असद खरल साहब? अब वो प्लान बी के बारे में कहा जा रहा है कि जी शाहराहें बंद कर देंगे, चमन बॉर्डर की तरफ जाने वाली जगह बंद कर देंगे, हम हर जगह पर ये फैला देंगे, और इस तरह उन्होंने पहले कहा था हंगामा होगा, लड़ाई होगी, अफरा तफरी होगी। तो ये प्लान बी, प्लान ए तो इसका मतलब है फेल हो गया ना, पहले तो आपने मान लिया। अब ये प्लान बी के इम्कानात कितने हैं कि ये कोई उसामा साहब जीत दिलवा देगा? प्लान बी जो है ना, ये कोई रियासत है, ये कोई मजाक नहीं है। अगर मौलाना साहब ये समझते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया है, अगर कराची से लेकर KPK से, पंजाब से गुजर कर इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में उनको पहुंचने दिया गया है, वहाँ पे उन्होंने 1 दिन की इजाज़त ली थी, उनको बैठने दिया गया है, वो जो उन्होंने रूट तब्दील करने की बात की वो उनकी मानी गई, तो वो अगर ये खुश फहमी के शिकार हो गए हैं, वॉशरूम बना के दिए, वहां सरकारी बिजली का इस्तेमाल, पानी वहां पर सीढ़ियां दे रहा है। प्लान बी को अगर वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये उनकी खामख्याली है। जिस दिन उन्होंने ये बात की उस दिन के बाद मौलाना साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि हमेशा वो कभी कहते हैं ना गीले जगह पे पाँव नहीं रखा उन्होंने, कच्चा काम नहीं कभी किया। मौलाना साहब हर दौर के अंदर थोड़ी सी सीटों के बावजूद
हिस्सा ले वो लेते हैं। स्टेक होल्डर और अपना बड़ा हिस्सा उन्होंने वसूल किया है। ये पहला मौका है कि मौलाना साहब एक बंद गली में पहुंच गए हैं। मौलाना साहब खुद इसका एतराफ किया कि बिल्कुल मैं बंद गली में आ गया हूं। अब बंद गली में निकलने के लिए मौलाना साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लाशें गिराने की बात कर रहे हैं, वो हुकूमत के पास है। हम लाशें गिराएंगे, लाशें वो उनकी ख्वाहिश है ना, लाशें को गिराएगा तो वो उठाएंगे ना, जब लाशें गिरेगी नहीं तो उठाएगा कौन? नहीं, वो जो ये कह रहे हैं कि इदारे हमारा साथ दें, वो चाहे देखिए, ये अगर उनकी फहमी है, हमारे साथ आए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी मौलाना साहब तक को ये कहा है कि जनाब आप काम क्यों कर नहीं आ रहे रहे हैं हैं हमारे साथ। देखिए, मुमताज कादरी के वाले से उन्होंने ये बात कार्ड खेला, जो कि उस वक्त उन्होंने कोई इनका स्टांस नहीं आया, उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं आया। मजहब का कार्ड उन्होंने हर तरीके से खेला, नहीं आया। नून लीग के दौर में तो कोई उन्होंने इस्तीफे की उन्होंने बात की, पुरअमन की उन्होंने बात की, कानून और आइन उनका अपने हाथ में नहीं लेंगे। ये जो पूरे मुल्क को बंद करना है, शटर डाउन करनी है, आप कहते हैं चमन की तरफ लाशें गिराना, ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है। जब मौलाना साहब अगर ये सोच रखेंगे, ये एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपने देखा कि वही हुकूमत, वही इदारे हैं। अगर नून लीग पंजाब से खंदके गोद के इस्लामाबाद को काट सकती थी, अगर केपी की हुकूमत जो है, हुकूमत केपी की वजीर आला इतना बड़ा कानवाय लेके आ रहा था, उन्होंने कई दफा कहा यहां से जाकर कोई दिखाए, वजीर आला ने कहा जाकर दिखाए, लिस्टें बनी, लोगों को घरों से उठाया गया, जेलों में फेंका गया। अभी अगर ये करेंगे तो मौलाना साहब अपनी जो है ना अपनी सियासत और मौलाना साहब अपना वजूद जो उनको खो देंगे। मौलाना साहब की हालत अल्ताफ हुसैन जैसी हो जाएगी। मौलाना साहब का बहुत बड़ा इस वक्त स्टेक इन्वॉल्व हो चुका है। मौलाना साहब अगर यहां से शिकस्त खाते हैं, बाबर साहब यहां से मायूस लौटते हैं, तो मौलाना साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है। बाबर साहब, वो चूंकि क्रिकेट में आपका बड़ा इंटरेस्ट है, कहीं ये तो नहीं हुआ कि इमरान खान साहब ने कहा कि फील्डिंग इस तरह की खड़ी करो और बॉलिंग ऐसी कराओ कि विकेट के लिए नहीं बल्कि इनको रन्स ना बनाने दो मौलाना फजलुर रहमान को, और इसको थकाओ और उसके बाद ये खुद विकेट दे। तो अब वो लूज शॉट खेलने वाले मौलाना साहब इस तरह की काम करके और उसके बाद फिर अपनी विकेट गंवाएंगे। उसामा साहब, मैं तो मेरी तो अप्रोच ही बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक और एंगल से सारा कुछ देख रहा हूँ और बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें नज़र आ रही हैं। मौलाना पूरे एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं, एक एजेंडे के साथ आए हैं। मौलाना का टारगेट एक ख़ास हल्का है, एक ख़ास अदारा है जिसको वो बार बार टारगेट कर रहे हैं और वो उसको आप देखें कि एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे सिचुएशन क्या है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो जो साजिशें कर रही है। सर करतारपुर को सबोटाज करने की कोशिश की, मौलाना ने सर पूरी कोशिश की। करतारपुरा को वो टारगेट कर रहे हैं, फौज पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, रोजाना उनका नाम लिया जा रहा है। मिसिंग पर्सन की कभी वो बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। उनका मेन टारगेट फौज पाकिस्तान है। वो जिनके हाथों में खेल रहे हैं सारी दुनिया को पता है किस तरह से उनके अंदर बंदे हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली एनडीए से है। वो किस तरह से दोवल के साथ फौज पाकिस्तान अगर टारगेट है तो वो फिर क्यों फौज को कह रहे हैं कि जी आओ ये फौज जो है ना ये किसी तरह से हुकूमत गिराए या कोई, वो तो पैगाम इस तरह के दे रहे हैं, तकरीरों में दे रहे हैं कि जनाब ये इसको हटाएं, इस हुकूमत को हटाएं। वो क्या मार्शल लगाने की फिर बातें क्यों कर रहे हैं? उसी फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसी से मदद मांग रहे हैं कि जिस तरह माजी में हुआ जनाब हुकूमत गिराओ। मदद क्या मांग रहे हैं? पहले दिन से जो बात कर रहे हैं वो खाम खा बगैर किसी जवाब के, हत्ता के फौज पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि फौज अपना सिर्फ आईनी और कानूनी रोल प्ले कर रही है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो उसके साथ खड़ी हुई है, जो कि वोट लेके आई है जमहूरियत में और जो एक्सपीरियंस है जिसके पास, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज वो बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मैनूवर किया गया, इलेक्शन जितवाया गया और इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद करतारपुरे पे कभी टारगेट कर देते हैं, कभी किसी चीज़ पे टारगेट कर देते हैं। उनका मकसद पाकिस्तान को इंटरनली कमज़ोर करना है, वीक करना है। अच्छा। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दोनों चैलेंजेस से लड़ रहा है, इकोनॉमी आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो रही है। मौलाना ये चाह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी का फिर बेड़ा गर्क हो। ये जो प्लान बी है, जब आप पूरे पाकिस्तान को चोक कर देंगे, आप क्या चाह रहे हैं? इकोनॉमिकली पाकिस्तान को वीक करना चाह रहे हैं, आप अपनी फौज का मोराल जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं। सर हर जगह तो नाकामी है, उसकी बजाय तो और ज्यादा मोराल अप हो रहा है। उनका एजेंडा ये है, बैरूनी हाथों में वो खेल रहे हैं और वो बिल्कुल ये चाह रहे हैं, वो उनको इन पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही नहीं है। वो जो जिस साइड पे जा रहे हैं, वो जो खाना जंगी पैदा करने जा रहे हैं। प्लान भी है क्या? प्लान भी यही है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी पैदा किया। प्लान भी क्या? अदारों के साथ जो लोग टकरा ब्लडशेड की तरफ वो नाकाम ही होंगे। सुन लें, प्लान भी टाइम नहीं है। प्लान भी नवाज शरीफ साहब जो ही बाहर पहुंचेंगे
मरियम साहबा वहां पहुंच जाएंगी धरने में, ये है प्लान भी, और मजीद बेड़ा गर्क होगा। लेकिन सर हर सतह पर नाकाम है। इस्लामाबाद को आइसोलेट कर दो, वो ये चाह रहे हैं कि कोई एक गवर्नमेंट कहीं इंटरवीन करे, लोगों को रोकने की कोशिश करे, तो वो कहे जी हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब हम डी चौक की तरफ जाएंगे, और वो प्लान सी होगा जो कि डी चौक का मुहासरा करना। ये भी मैं आपको बता दूं, प्लान बी जो है कि गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि वो इनके साथ कन्फ्रंट करे, और उसके बाद प्लान सी ये है कि यहाँ से आगे मूव किया जाए, तो बिल्कुल इस्लामाबाद जो है उसको अलग कर दिया। लेकिन सर डॉक्टर साहब इस तरह बात यह है कि पुलिस को के जत्था आएगा और जो आगे गलत है तो फिर ये आप सारी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं? इस्लामाबाद जो है वो इन लोगों के हाथों में यरगमाल बन गया है। आप सारी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गैर महफूज है, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट जो है वो इन लोगों के हाथों में हक है, आईनी और कानूनी और जमहूरी हक है पूरा इम्तियाज, तो पूरा इम्तियाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। आईनी हक जो है ना, आप मीनार पाकिस्तान आए, जलसा करें, एहतजाज करें, उसके बाद अपनी तकारीर करें, अपना जो आपका एजेंडा है वो बयान करें, उसके बाद घर चले जाएं। ये आईनी जमहूरी कोई आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप जत्थों के जत्थे वहां पर ले जाएं और जाकर आप गवर्नमेंट जो है उसको यरगमाल बना दे। पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, जिम्मेदार न्यूक्लियर मुल्क है। आप दुनिया को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, क्या दुनिया को बताना चाह रहे हैं? एफएटएफ की आप पर तलवार लटक रही है और मौलाना वहां बैठकर क्या बता रहे हैं सारी दुनिया को? बाबर साहब, ब्रेक का वक्त है और यही प्लानिंग दूसरे मुल्कों में की गई थी, और सीरिया हो, इराक और दीगर ममालिक में, लिबिया में, वहाँ इसी तरह हालात ख़राब किए गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यह है कि ये सारी प्लानिंग पाकिस्तान के लिए तो नाकाम नज़र आ रही है हर सतह पर। वो करतारपुर हो, फौज पाकिस्तान के खिलाफ बात करना हो, मईशत को अभी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बना रही है दुनिया में। तो बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कासिम सूरी साहब को हटाने की कोशिश अपोजिशन करने लगी है, कामयाब होगी या नाकाम? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला ऑपोजिशन ने मिलकर एक और महाज गर्म कर दिया है, और वो है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद लाने का या उनको हटाने का। तो अब इसमें कितनी कामयाबी की उम्मीद है? और आप सबको याद होगा, मैं जिक्र करते मुझे हंसी आ जाती है, मैं ऑपोजिशन से माजर चाहते हुए किसी को गुस्सा आए कि वो सेनेट में उनके पास बड़ी ठीक ठाक मेजॉरिटी थी और वो कह रहे थे कि ऐसे चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी साहब को हम हटा देंगे। उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से था, उन्होंने कहा जी उनके पास कौन सा इतनी पावर होनी है, बलूचिस्तान से 30 सीटें ही कम है। तो ये भी शायद कासिम सूरी साहब का भी इसीलिए वो सोच रहे हैं। बाबर डोगर साहब, कामयाब होगी ऑपोजिशन इसमें? सर बड़ा क्विकली जवाब दूंगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर सारी पार्टियां मिलकर लड़ती, एफर्ट करती तो बहुत क्लोज मार्जिन जा सकता था। सेनेट में अपोजिशन के पास 66, गवर्नमेंट के पास 37, उसके बावजूद सेनेट का इलेक्शन ये हार गए। अगरचे कि इसमें काफ लीग और मैंगल ग्रुप का बड़ा अहम रोल है, दोनों की गवर्नमेंट के खिलाफ रिजर्वेशन भी हैं, गवर्नमेंट देखें वो अपनी रिजर्वेशन की दूर करती है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद कि मैंगल जो थे वही इनके खिलाफ कोर्ट में गए हुए थे सूरी साहब के खिलाफ, इसके बावजूद मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो सूरी साहब को हटा सके। पंजाबी में कहते हैं मैं ना ही समझा, तो वो बात देखिए जब सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को नहीं हटा सकी, तो यहाँ पे अधिक अक्सरियत देखें कि अपोजिशन के पास है 155 लोग तोड़ देते हैं। 184 लोग अगर मैंगल कुछ छोड़ दे, मुझे एक बात बताएं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप उनका दिल में नहीं रखते। आप साहब मुंह पर जवाब देते हैं। एक मिनट दे दें, अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज साहब तो लंदन जा रहे, तो अपोजिशन को वो वोट कौन दिलवाएगा? बस अकेला वोट, बस वो जब सारे इधर थे तो सेनेट का इलेक्शन तो वो क्या था, 200 वोटों से फैसला होना है। 155 है अपोजिशन के पास, 184 है हुकूमत और इत्तेहादियों के पास। तो मुझे ये बता दें, ये सिर्फ शर्मिंदगी के लिए कह रहे हैं, फिर वो उनको मेरा ख्याल है कि 7 दिन का टाइम होता है। आर्टिकल अब से वो शर्मिंदा नहीं होते, आर्टिकल का एहसास नहीं होता। 155 आप मुझे अंदाजा लगा ले, शहबाज सुन रहे होंगे, वो आपको सुन रहे होंगे, आपको पता ना पीपल्स पार्टी वाले भी सुन रहे होंगे, और आपने क्या उनके बारे में कह दिया, ठीक है कि वो शर्मिंदा ही नहीं होते। वो सेनेटर्स के नाम, अच्छा छोड़े,
वो सेनेटर्स के नाम सामने आ गए इधर जिन्होंने वोट नहीं डाला था। एक तो उसामा साहब आपको आप भी लाजवाब कर देते जी केडीए बदर जमील मदरियो साहब को हटाया गया और वहां पे अच्छा। सैयद अता अब्बास साहब जो मेंबर एडमन है केडीए के, मैंने बताया था कि इनको चार्ज दिया जाएगा डीजी केडीए का। आज उन्होंने बकायदा चार्ज भी ले लेगा और हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर भी हो गई है। तो लिहाजा अब कराची केडीए जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे जो लूट मार का बाजार गर्म होने लगा है, जो डीले डन हो चुकी थी पहले, और जिस वजह से नासिर शाह साहब को पहले उनको चेंज कराना था, वो कुछ दिन रुके, उसके बाद उनको हटा के अब अता अब्बास जो है सैयद अता अब्बास सिंध में तो आपको पता है लगा क्या ही दिया बात गया है सिंध की तो फिर सरकार वहाँ की। पे जो अब दूध जरा आ और जाए ना शहद की खरल, हाँ जी खरल कहानी पर आ जाएं। ये ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल अब जाने की जरदारी साहब और कह रहे हैं कि जब से मियाँ साहब के बाहर जाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं तो जरदारी साहब का ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है ना शुगर कंट्रोल हो रही है, और लगता है कि सिर्फ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में जाके होगा। ऐसा क्या है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में? देखिए ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जिस तरह नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो शरीफ मेडिकल सिटी जाएं, अपने घर जाती उम्रा जाएं, तो इस तरह जरदारी साहब का भी जारी बात है, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि मुझे भी अपने सूबे में भेजा जाए, चूँकि केस भी वहाँ पे है। बेसिकली तो पिंडी नैब शिफ्ट हुआ है, लेकिन बेसिकली वकूआ तो सिंध के अंदर वारदातों का है ना सारा कहानी। तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल इसलिए वो जाना चाहते हैं कि ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में आपने देखा जब 1 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस ने वहाँ पे विजिट किया था शर्जील नाम मेमन को, तो वहाँ पे जैतून और शायद गालबन इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नायाब किस्म की जो मिली थी और तब्दील भी हो गई, और जो जिस तरह ECG और वो जो उसमें करवाई जा रही थी सिटी स्कैन, वो किसी और का कराया जा रहा था, बाद में ये भी इंकशाफ हुआ और लेबॉर्ट्री में जाके उनकी रिपोर्टें भी जिस तरह सारी चीज़ों की अशिया की तब्दील हुई। फिर उसके बाद आपने देखा डॉक्टर ज़ियाउद्दीन जो डॉक्टर आसम हुसैन है, चूँकि उनका हॉस्पिटल है और वहाँ पे वो भी दाखिल, और इसके बाद अनवर मजीद वहाँ पे दाखिल रहे पहले, उससे पहले शर्जील नाम मेमन की अगर बात की जाए तो आसम जरदारी साहब इसलिए वहाँ पे जाना चाहते। एक तो ये है कि वहाँ पे उनको तमाम सहूलतें मुयसर होंगी, डॉक्टर उनकी मर्ज़ी के होंगे, हॉस्पिटल उनकी मर्ज़ी का, रिपोर्ट्स उनकी मर्ज़ी की, तो उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जब वो भी अदालत में जाएंगे तो वो जो बोर्ड बना होगा, जो सिंध हुकूमत के डॉक्टरों का बोर्ड होगा, और जो मुराद अली शाह जो CM है वो किसने बनाए हैं, जो बोर्ड होगा वो किसकी ख्वाहिशात के मुताबिक, अगर PTI की हुकूमत मरकज़ और सूबे में होते हुए शरीफ बरादरान अपनी मर्जी की रिपोर्टें बनवा सकते हैं, तो सिंध हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते हुए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर हेल्थ का हो, वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो उनकी जमात का, वहाँ बोर्ड हो, वो डॉक्टर हो, वो हॉस्पिटल हो, वो लैब हो, तो फिर जरदारी साहब को भी अगर वो एप्लीकेशन देंगे अदालत में, तो वो जो बोर्ड होंगे, जो रिपोर्ट्स होंगी, जो टेस्ट होंगे, वो फिर जो चाहेंगे वो बन जाएगा, और उसी की बुनियाद पर कोर्ट मजबूर हो जाती है। जब अदालत के सामने बोर्ड के डॉक्टर ये कहें, क्या आपको पता है डॉक्टर का लिखा हुआ जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता, हम डॉक्टर नहीं हैं। जिस तरह अदालत में बैठे जज वो भी कहते हैं भी हम डॉक्टर नहीं हैं, हमें तो जो डॉक्टर की रिपोर्ट होगी हम तो उसको मुस्तनद समझेंगे। अगर डॉक्टर कह रहा है कि जरदारी साहब का इलाज भी बैरून मुल्क की मुमकिन है, नहीं तो तो हम नैब ये लेके ही क्यों आया था? वो इसी पे तो एतराज हुआ था। ये खदशात जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थे कि जी ये तो वहां पर सिंध में तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, फिर इसलिए पिंडी में मामला लाया गया। अब जब जरदारी साहब वहीं चले जाएंगे तो फिर तो नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, जरदारी साहब की तैयारी है वहां से। वो तो मैंने पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, कई दफा कह चुका हूँ, मैंने कहा था कि अगली बारी जो जरदारी साहब की है नवाज शरीफ साहब के फुटप्रिंट पे चलेंगे, और वो जो ही नवाज शरीफ साहब इधर से जाएंगे, बीमार नहीं है, इधर से जरदारी साहब कराची लैंड करेंगे, वो लंदन लैंड करेंगे, जरदारी साहब कराची लैंड करेंगे। जेलों में कोई और इतना बीमार नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है बाहर इलाज के लिए। वो डॉक्टर आसम को आपने व्हील चेयरों के ऊपर देखा, उनकी लाठियां पकड़ी भी आपने देखी, और उसके बाद स्विमिंग के लिए जाते हुए मैंने। अच्छा, फिर शर्जील नाम मेमन की लाठी है वो टूट गई, अब डॉक्टर आसम भी जवान हो गए दोबारा से, शर्जील नामन भी ठीक हो गए। शहबाज शरीफ साहब की 96 से उस वक्त भी उन्होंने कमर दर्द के बहाना बनाया था। जरदारी साहब को आज से 20 साल पहले 20 साल पहले जब अदालतों में आते थे तो उस वक्त भी व्हील चेयर पे आते थे। अच्छा, उसके बाद जवान हो गए, अब फिर वो व्हील चेयर पे आ गए। तो ये तो खुर्शीद शाह साहब देख रहे, अटे कटे माशाल्लाह सेहतमंद इंसान थे, इस पर आप वो भी व्हील चेयर पे आ गए। क्या चक्कर है? फिर आपके पास एक और ब्रेकिंग न्यूज भी है, एक्सक्लूसिव खबर है, उस पर आते हैं, लेकिन इस पर मुख्तसरन कि ये जरदारी साहब को भी फिर वही हक हासिल है जो मियां नवाज शरीफ साहब को है। बिल्कुल, उनको भी वही हक हासिल है जो मियां नवाज शरीफ को है, जो उनके साथ ट्रीटमेंट चल रही है वही इनके साथ चलनी चाहिए, ये क्योंकि ये शराफिया है।
ये आम लोग अपनी नहीं मर्जी का हैं, इलाज। ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये हम जैसे कीड़े मकोड़े नहीं हैं। इनके लिए असूल डिफरेंट है, हमारे लिए डिफरेंट है। इनके लिए लॉ डिफरेंट है, हमारे लिए डिफरेंट है। ये अस्पतालों में बीमार हों तो इनको VVIP ट्रीटमेंट्स मिलती हैं। हुकूमत अपने खर्चे पे करोड़ों रुपए इनके इलाज पे खर्च कर देती है। इनके मर्जी के अस्पतालों में इनका एडमिशन करवाया जाता है। वही जरदारी साहब जो थे, अब पहले इस्लामाबाद, अब इस्लामाबाद से सिंध जाएंगे। सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, उनकी मर्जी का इलाज होगा, मर्जी के रिजल्ट बनेंगे। वो रिजल्ट बाद में बोर्ड बनेगा, मेडिकल बोर्ड जो है उसके जो डॉक्टर्स होंगे वो जाके कोर्ट में वही स्टेटमेंट्स देंगे जो उनको सिंध गवर्नमेंट कहेगी। और उसके बाद इनका इलाज जो है, पाकिस्तान के अस्पताल जो है वो हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों के लिए हैं। इनके लिए बाहर के बड़े बड़े जदीद लंदन में और न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल हैं, ये वहाँ पर जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये पाकिस्तान में आम बंदे का पाकिस्तान और जो ख़ास इशराफिया का पाकिस्तान है वो हमेशा मुख्तलिफ लेगा। और जो एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी है, वो हमेशा हम जैसे कीड़े मकोड़ों की होगी। जिसने 500 रुपया चोरी किया वो सारे कवानीन जो है उसको फेस करेगा। जिसने 5 अरब रुपया करप्शन की वो बाहर जाके अपना इलाज क्राइटेरिया है ना, उसके बाद राणा सनाउल्लाह की तबीयत भी ठीक नहीं है, खुर्शीद शाह साहब वो भी सर, किसी मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, नैब में कोई शख्स इस वक्त ठीक नहीं है। अच्छा सर, OGDSCL में क्या हो रहा है, उस हवाले से कोई एक खबर आपके पास है वो तो जरा बताएं। उसामा साहब, OGDCL जो है वो सोने की चिड़िया रहा है। माजी में वहाँ पर बेतहाशा करप्शन हुई, इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई। मैं आपको ये बता दूं कि OGCL वाहद गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो 125 अरब रुपए का मुनाफा कमाकर गवर्नमेंट को देता है। उसके बाद ये है कि इस टाइम OGDCL जो है, जो नैब ज़दगान है, जिनके नैब में इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उन्होंने OGDCL की इंतजामिया को यरगमाल बनाया हुआ है। इस वक्त मुल्ज़िमान ने यरगमाल बना लिया है जी बिल्कुल। इस वक्त जो OGDCL के MD हैं डॉक्टर नसीम अहमद, अच्छे अपराइट आदमी हैं, कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट मैनर से चीज़ों को चलाया जाए, लेकिन माफिया जो है वो उनके सामने खड़ा हुआ है। OGDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR शुएब बेग हैं, उसके बाद फाइनेंस डायरेक्टर हैं, उसके बाद पेट्रोल सर्विसेज के डायरेक्टर हैं जिनमें अकबर अयूब और सादिया खान हैं। अच्छा। ये वो लोग हैं जिनकी जाली अपॉइंटमेंट हुई है, अगेंस्ट द रूल्स अपॉइंटमेंट। ये नून लीग के दौर में हुई, नून लीग के दौर में, मगर सारे रूल्स को वायलेट करके इनको अपॉइंट कर लिया गया। नैब इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब नैब इनको इन्वेस्टिगेट कर रही है तो जाहिर बात है कि वहाँ पर मुलाजमे में एक डर और खौफ पाया जाता था, जिस पर डॉक्टर नसीम अहमद जो कि MD हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। इंक्वायरी जो कमेटी थी उसने जब प्रूव किया तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR शुएब बेग जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल अगेंस्ट द रूल निकली, बिल्कुल सारे रूल्स को वायलेट करके उनको भर्ती किया गया था। अच्छा। उन्होंने उसकी बुनियाद पर आज उनको बरतरफ कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। ठीक है। अब होता यह है कि जब निकाल दिया जाता है तो उसका एक बोर्ड है, बोर्ड जो है वो उनके मोटे मोटे इश्यूज को देखता है, उसका इंटरनल अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम है कमर जावेद। अब ये जो 3 डायरेक्टर थे जिनमें से एक को निकाला गया, अब 2 को डर पड़ गया कि नैब भी हमारे पीछे है, अदारा जो है वो भी हमें निकाल देगा, अपॉइंटमेंट सारी जाली है। उन्होंने कल बोर्ड का इलीगल गैर कानूनी इजलास बुला लिया है ताकि MD को प्रेशराइज किया जाए कि, लेकिन MD बाहर है, दुबई में एक मीटिंग में है। अच्छा। तो ये बोर्ड का इजलास हो ही नहीं सकता, गैर कानूनी है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, असद हयाउद्दीन जो कि सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इन मामलात को देखें, करप्शन को देखें और इस तरह अगर कोई इदारे में अच्छा बंदा बोर्ड को खत्म करें, उसको काम करने दें। कल क्या होगा बाबर साहब? कल सर मैं फिर इसी स्टोरी पे आऊंगा। कल ये बोर्ड इलीगली गैर कानूनी तौर पर इजलास करेगा। MD जो हैं डॉक्टर नसीम, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। तो सेक्रेटरी साहब को चाहिए कि इस बोर्ड को फौरी तौर पर इस पर बात खत्म कर दें। गैर कानूनी काम नहीं होने चाहिए, आगे हमारे इदारे इसी वजह से तो तबाह हुए हैं। खरल साहब कल क्या होगा? मैं भी मेरे ख्याल इसी स्टोरी पे कर लेता हूँ। ये जो 2 बंदे हैं नैब रावलपिंडी में, इनके और इनके अलावा इनकी गैर कानूनी अपॉइंटमेंट के ऊपर बाकायदा जो इंक्वायरी चल रही है, नैब ने इनको बुलाया, OGDCL को बुलाया, ये सेटिस्फाई जवाब नहीं दे सके। असद हयाउद्दीन साहब जो सेक्रेटरी हैं और नदीम बाबर साहब जो मामले खसूसी हैं, इन 2 बंदों ने ये लोगों को लगवाया अपने गलत काम करवाने के लिए, गैर कानूनी तौर पर इनकी तैनातियां की हैं। और असद हयाउद्दीन साहब खुद
ना सिर्फ OGDCL के बल्कि बहुत कल सारे को इस और पर बोर्ड एक्शन के होगा, वो खुद कल भी इनको मेंबर रोका है। जाएगा। तो मामला क्या- ये है क्या कि इदारे ये नसीम PTI साहब के की साथ हुकूमत आएंगे है, या नहीं इमरान कल? खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। अच्छा। नैब तो इसकी इंक्वायरी कर रहा है और चलिए नैब जी। ज़्यादा लोगों को लगाया जा ठीक रहा है, है। कल देखते हैं, नैब कल की देखते हैं ऑलरेडी इसका रडार नोटिस पे लिया है। जाता है। कल अब जी- कल हम देखेंगे क्या हुकूमत भी इस पे कोई एक्शन लेती है सही है। या ये नैब नहीं सिर्फ एक्शन, और नैब की वजह से चलिए। हमने इस पे खबर टाइम की है खत्म हो गया। और इसी वजह से ये सारा एक्शन भी हुआ है। कल जनाब मौलाना साहब मजीद प्लान बी पर मजीद डिस्कशन होगी और मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है कि कल उनका नाम ECL से हटा दिया जाएगा। कल या परसों वो रवाना हो जाएंगे लंदन इलाज के लिए। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।